6 बहनों ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और एक अमीर घर की लड़की ने मुझे शादी तोड़ने की धमकी दी। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी सीट उस चालाक नकली बेटे को दे दूं। तब मैंने शांत होकर वो नंबर मिलाया जो मुझे अच्छी तरह याद था। उस दिन पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हलचल मच गई। हर जगह एक ही खबर फैल रही थी, उनका छोटा मालिक वापस आ गया था। पिछले जन्म में मैं शैडो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्यारा और लाडला मालिक था। 10 से ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बहनों से बचने के लिए मैं अपने असली माता पिता के पास लौट आया, लेकिन मेरे असली माता पिता पक्षपाती निकले और मेरी 5 बहनें मुझसे बेहद नफरत करती थी। यहाँ तक कि मेरी मौत के बाद भी उन्होंने मुझे सिर्फ शोहरत पाने के लिए इस्तेमाल किया था। याओ मिंग ग्रुप के चेयरमैन के देश लौटने की खबर ने पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। पार्टी में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और नकली बेटा लिन कॉन्ग उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर मुझे देखा वो चौंक गए। लिन कॉन्ग को होश आया और वो दौड़कर आया और मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाने लगा, लिन जुआन, तुमने मरने का नाटक करके माँ बाप को धोखा दिया और अब हिम्मत देखो याओ मिंग ग्रुप की पार्टी में घुस आए। जरा अपनी औकात तो देखो, क्या तुम इस जगह के लायक भी हो? जल्दी घर जाओ और माँ बाप से घुटने पर गिर के माफी मांगो। उसकी बात खत्म होते ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तुम खुद को समझते क्या हो? ये है याओ मिंग ग्रुप के सम्मानित मिस्टर लियो। तुम जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई इनसे बात करने की? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लिन परिवार कोई बड़ा खानदान है? मैडम लियो गुस्से से फट पड़ी। उन्हें पहले से ही लिन कॉन्ग पसंद नहीं था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल किसी अमीर घराने के बेटे जैसी नहीं थी। वो तो अब तक सिर्फ अपनी बेटी की वजह से उसे सहन कर रही थी, लेकिन आज इस पार्टी में उन्हें अनगिनत रिश्ते और कॉन्टेक्ट लगाने के बाद ये मौका मिला था और अब इस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सच में बहुत गुस्सा थी। जल्दी से मिस्टर लियो और मिस शैंग से माफी मांगो। लिन कॉन्ग का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बर्फ में गिर गया हो। यहाँ मौजूद सभी लोग बड़े बड़े अमीर और मशहूर लोग थे। आज सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। कल पूरा हाई सोसाइटी सर्कल उसी का मजाक उड़ाएगा। वो अब लिन परिवार के बड़े बेटे होने का रुतबा कहाँ दिखाएगा? लिन कॉन्ग कांपती आवाज में बोला, मैं तो बस। लेकिन तभी एक और जोरदार थप्पड़ पड़ गया। लिन कॉन्ग की आंखों से आंसू आ गए। फिर भी वो मैडम लियू के सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो बस बेबस होकर लियू रुआन की तरफ देखने लगा। माँ, लेकिन मैडम लियू ने तुरंत उसे रोक दिया। मुझे माँ मत कहो, मेरी छोटी बेटी बिल्कुल निकम्मी निकली। एक आदमी के लिए तुमने याओ मिंग ग्रुप और मिस शैंग को नाराज कर दिया। ये मौत को बुलाना नहीं तो और क्या है? मैं हल्का सा हंसा। मेरी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। सच में ताकत ही सब कुछ होती है। जहाँ तक सच्चे प्यार की बात है, उसकी आखिर कीमत ही क्या है? शियाओ बाओ, अब गुस्सा शांत हुआ। सेंग मिंग ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेहद प्यार था, लेकिन वही नजरें बर्फ जैसी ठंडी भी थी। असल में वो उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देना चाहती थी। टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। उसकी जगह पर आकर सुआन की बेइज्जती करने की हिम्मत। वो सच में मौत को दावत दे रहा था। मैंने बोहे सिकोड़ ली। मुझे शियाओ बाओ क्यों बुला रही हो? बहुत ज्यादा शर्मनाक लगता है, ठीक है? जल्दी ही लिन परिवार को भी इस बात का पता चल गया। जब शराब में धुत लिन यू ने सुना कि उसके छोटे भाई को मारा गया है तो वो तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई। लेकिन लिन तियांग चेन ने उधर का माहौल देखकर फौरन लिन यू का हाथ पकड़ लिया। रुको पापा, कॉन्ग को 2 थप्पड़ पड़ चुके हैं। लिन यू गुस्से से भरी हुई थी। उसके चेहरे पे रोज वाली शाही शान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा था। अगर वो अभी ऊपर नहीं गई तो उसे सबके सामने और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। क्या हमारा लिन परिवार अपने ही बच्चे की रक्षा भी नहीं कर सकता? मैं भी देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को हाथ लगाए। लेकिन लिन तियांग चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी फार्मेसी के ऑनर भी थे जिनका नाम है हुआमी, और जिया चांग रियल एस्टेट के लियू चेनफेंग भी थे वहाँ पर। ये सब ऐसे बड़े लोग थे जिन तक पहुँचने के लिए लिन परिवार तरसता है, और लियू परिवार खुद अरबों की दौलत वाला खानदान है। मैडम लियू का पीला पड़ा चेहरा देखो, तभी समझ आ जाएगा मामला कितना सीरियस है। जो लोग कांग को सबक सिखा सकते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जिन्हें हम नाराज कर सके। लिन यू ने अपनी नजरें पतली कर ली। उसके पतले होठ कसकर भींच गए। लेकिन हम उसे यूं ही छोड़ नहीं सकते। लिन तियांग ने बेबस होकर आह भरी और आखिरकार उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो पास पहुंचे उन्होंने मैडम लियू को लिन कांग पर चिल्लाते सुना, तुमने ऐसे लोगों को नाराज किया है जिन्हें तुम्हारी आने वाली 8 पीढ़ियां भी छू नहीं सकती। मैडम शेंग, इस आदमी का हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लियू रुआन, तुम भी कुछ बोलो। मैडम लियू घबराकर अपनी बेटी को पुकारने लगी। उनकी आवाज इतनी विनम्र थी जैसे धूल में मिल गई हो। लियू रुआन सर झुका के खड़ी थी। उसका सारा घमंड और आत्मसम्मान जैसे टूट चुका था। मैंने तो बस यूं ही एक बात कही थी। ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया? उसी समय लिन तियांग वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर मैडम लियू ने राहत की सांस ली। तुम्हारा बेटा है, अब तुम ही से संभालो। इस मुसीबत को अब लिन परिवार खुद साफ करेगा। ऐसा घटिया लड़का मेरे पुराने दामाद के जूते के बराबर भी नहीं है। कम से कम लिन सुआन वफादार और एहसान मानने वाला था, इस लड़के जैसा नहीं जिसके दिमाग में सिर्फ मुसीबत भरी हो। मैडम लियू का दिल फिर से घबराने लगा। सुआन, लिन तियांग पूरी तरह शॉक रह गया। लिन सुआन, तुम सच में मरने का नाटक कर रहे थे? बगल में खड़े हुए मिंग दाओ ने ठंडी सांस भरी। ये लिन परिवार वाले भी कमाल हैं। स्वर्ग का रास्ता खुला है फिर भी नहीं जाते, और नरक का दरवाजा बंद है फिर भी जबरदस्ती घुसना चाहते हैं। चैन फेंग तो अब गुस्से में हंसने ही वाला था। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये है याओ मिंग ग्रुप की सीईओ मिस शेंग के छोटे भाई। उनकी हैसियत और पहचान क्या है, और तुम लोग क्या हो? क्या तुम उनसे जुड़ने के लायक भी हो? मैंने अपनी कलाई पर पहनी करोड़ों की घड़ी को हल्का से घुमाया और आराम से पूछा, वैसे तो सुआन अभी कहाँ है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो
वो मुझसे कितना मिलता जुलता है। अगर चेहरा बिल्कुल नहीं मिला। मैंने नजर उठाई, मेरी आंखों में खतरे की चमक उभर आई। तो फिर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो और मेरी दीदी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। चैंग मिंग ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी। झाओ शेन की कलाई अचानक दर्द से भर गई। तियान चैंग तुरंत सब समझ गया, ये इंसान मेरा बेटा नहीं है, बस शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है। माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, मेरा बेटा तो मर चुका है। तियान चैंग को लगता था कि वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है। हालांकि मेहनती और लगन वाला था, लेकिन कभी इतना घमंडी और बेखौफ नहीं हो सकता था। हुआ मिंग हंस पड़ा। तुम लोग एक मरे हुए इंसान की तुलना मिस्टर लियो से कर रहे हो? सच में बहुत मजाकिया हो। ये बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। शेंग मिंग के साथ आए काले कपड़े वाले लोग धीरे धीरे चारों तरफ घिरने लगे। वो किसी भूत की तरह खामोश थे। तियान चैंग का दिल धक से रह गया। वो तुरंत सीरियस हो गया। माफ कीजिए, मेरे बेटे से गलती हो गई। उसका इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। अब जाके उसे मामले की गंभीरता समझ आई। पूरी ताकत और सत्ता के सामने उन्हें आखिर सिर झुकाना ही पड़ गया। सॉरी, मैं आपको मजाक नहीं उड़ा था। लिन कॉन्ग भी जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर उसके लिए विनम्र बनना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब भी पहले वो ये चेहरा देखता था तो वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता था और तंग करता था। अब अचानक मेरे जैसा दिखने वाला एक आदमी सामने आ गया था, जिसकी पहचान और रुतबा आसमान छू रहा था। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, प्लीज मुझ पे दया कीजिए। मेरे जैसे छोटे इंसान से नाराज मत होइए। मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ, अभी अभी बालिक हुआ हूँ। लिन कॉन्ग खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैडम लियो के उन थप्पड़ों ने उसे पहले से ही डरा दिया था। शेंग ने हल्का सा सिर घुमाया। वो एक इशारा था। काले कपड़ों वाले लोग तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने एक झटके में लिन कॉन्ग को पकड़ लिया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। उसका हाथ पीछे मोड़ दिया गया और हड्डी टूटने की साफ आवाज सुनाई दी। दर्द से उसने सिर झुका लिया। उसके घुटने जवाब देने लगे। वो लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। अगले ही पल एक चमकते जूतों की जोड़ी उसके सामने आके रुकी। फिर एक मजबूत हाथ ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। दर्द में लिन कॉन्ग को जबरदस्ती सर उठाना पड़ा। उसकी नजरें मेरी आंखों से टकराई और उसे मेरी आंखों में सिर्फ तिरस्कार और ठंडापन दिख रहा था। उसने बोला, सॉरी। मैं हल्का सा हंसा। तुम्हारी औकात ही क्या है जो मेरे सामने इतना उछल रहे हो? लिन कॉन्ग के माथे से लगातार पसीना बहने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भयानक दर्द ने उसे पूरी तरह घबरा दिया था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मुड़ के शेंग मिंग की तरफ देखा। उसने अपने हार को हल्के से छुआ। बस अब और लड़ाई झगड़ा मत करो। इसके तुरंत बाद लिन कॉन्ग को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। लिन यू उसे रोकने भागी, लेकिन शेंग मिंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर से टेबल पर पटक दिया। इस दौरान पास की शैंपेन की पूरी तावा टूट गई। मुझे छोड़ो। लिन यू गुस्से में जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका चेहरा मेज से चिपका हुआ था। शैंपेन मेज पर बहती चली गई। चीज से उसका चेहरा ही गंदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी सफेद शर्ट भी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पूरी तरीके से कुचली जा चुकी थी। शेंग मिंग का चेहरा पूरा ठंडा था, जैसे कि वो कोई छोटी चींटी को दबा रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेकार में बीच में मत पड़ो। यहाँ नियम मैं तय करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरे परिवार की लाशें यहाँ बिछा सकती हूँ। शेंग मिंग की आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी ठंडक थी कि रूह कांप जाए। आसपास खड़े लोगों ने भी ये सुना तो उनकी भी फट गई। शेंग जैसी खून खराबे की दुनिया में जीने वाली औरत से बहस करना वाकई बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तियान चैंग आगे बढ़कर रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा भी हिलता उसे तुरंत काबू में कर लिया जाता। कितना बोरिंग है। एक आदमी की आवाज गूंजी। मैंने शराब की एक घूंट ली और जमीन पर पड़ी गंदगी को देखकर भौहें सिकोड़ ली। फिर मैंने गिलास मेज पर रखी और मुड़कर दूसरी तरफ चल पड़ा। शेंग मिंग ने तुरंत लिन यू को छोड़ दिया और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। शियाओ बाओ, सॉरी, तुम्हारे कपड़े का किनारा गंदा कर दिया। दीदी तुम्हें नया दिलवा दें। कल ही डिजाइनर को बुलवा कर तुम्हारे लिए कस्टम बनवाते हैं। जितना चाहो उतना बनवा दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, चलिए। लिन तियांग चंग जल्दी से लिन यू को संभालने पहुंचा। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दुख गया। तुम ठीक हो? तीसरी बेटी, तुमने बहुत बेवकूफी करी। उन दोनों की ताकत और पहचान बहुत डरावनी है। अगर तुम उनसे भिड़ोगी तुम खुद भी मुसीबत में फंस जाओगी। लिन तियांग चंद ने एक वेटर के हाथ से साफ रुमाल लिया और जल्दी जल्दी लिन यू का चेहरा भी साफ कर दिया। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, आज के बाद हमारे परिवार की हालत शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिन यू दूर जाते हुए उन दोनों की पीठ को घूरती रही। उसके दांत गुस्से से भीज गए। नफरत से उसका दिल जल रहा था। ऐसे लोग सिर्फ अपनी ताकत और सत्ता के दम पर दूसरों को चींटी समझकर ऊपर से कुचलते हैं और हमें कीचड़ में रौंद देते हैं। लिन तियांग चंद ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी आवाज और सीरियस हो गई। अब बस करो, चलो जल्दी घर चलते हैं, वरना और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आज जो हुआ उसमें गलती सिर्फ कॉन्ग की ही थी। उसे समझ नहीं थी कि ये कैसी जगह है। आने से पहले सब समझाया गया था, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं रखा। लिन यू ने मुट्ठी कस ली। कॉन्ग अभी बच्चा है, आखिर वो अभी कितना ही बड़ा है, बस रहने भी दो। वामिंग आराम से शराब का गिलास घुमाते हुए बोला, मिस्टर लियो भी अभी अभी बालिक हुए हैं। तुम दोनों का छोटा भाई तो सच में बहुत बड़ा नमूना निकला। एक मरे हुए इंसान की तुलना उनसे कर रहा था।
पहले अपनी हैसियत देखो और फिर उनकी। घर जाकर उसे अच्छी तरह समझाओ, वरना दूसरों को भी मुसीबत में डाल देगा। हुआ मिंग की नजरें ठंडी हो गई, उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। जैन हुआ फार्मा को बड़ी मुश्किल से इतने बड़े आदमी से मिलने का मौका मिला था, लेकिन कमाल है इस लिन कॉन्ग ने सब गड़बड़ कर दिया और आखिरकार उन्हें गुस्से में वहाँ से जाना पड़ा। सच में गवार आदमी अच्छी चीज की कद्र नहीं कर सकते, और ये लिन परिवार यहाँ पर आने के लायक भी है। चेंग फेंग ने भी नाराज होकर मैडम लियू की तरफ देखा। तुम लोग भी हर किसी को यहाँ मत ले आया करो, वरना आगे से बिजनेस एसोसिएशन में आने की जरूरत नहीं। चेंग फेंग खुद बिजनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष था, उसे नाराज करना मतलब खुद अपनी कब्र खोदना था। प्रेसिडेंट लियू, आप गलत समझ रहे हैं, उस लड़के का हमारे लियू परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मैडम लियू तुरंत झुककर मुस्कुराते हुए सफाई देने लगी। लिन यू के कंधे ढीले पड़ गए। ये सब उस लियो की वजह से हुआ था। आखिर कोई इंसान जो लिन स्वान जैसा दिखता हो इतना खतरनाक और ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या ये सच में कर्मों का फल है? क्या ये हमारे पुराने व्यवहार की सजा है? तुम्हारे भाई को अभी अभी वो लोग उठाकर ले गए हैं, जल्दी जाकर देखो, अगर कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। लिन यू की आंखें सिकुड़ गई। उसने ज्यादा सोचे बिना पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अंडरग्राउंड पार्किंग में लिन कॉन्ग कांपते हुए एक कोने में बैठा था, घुटनों को पकड़े हुए। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा था। उसका हाथ भी टूट चुका था। जब लिन यू उसे ढूंढकर पहुंची तब तक वो डर के मारे टूट चुका था। त्यांग चंग ड्राइविंग सीट पर बैठा था। पीछे से रोने की आवाज सुनकर उसका सिर दर्द से भर गया। बस करो, रोना बंद करो, उसने धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में डांटा। उसने मुड़ के लिन कॉन्ग को घूरा। आज जो कुछ हुआ सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम हमेशा कहते थे कि तुम सबसे समझदार हो, सभ्य, शालीन और बड़े घराने के बेटे जैसे। तो आज तुम्हें क्या हो गया था? लियू रुआन तुम्हें उस बड़े लोगों के सर्कल में ले गई थी और तुम सच में वहाँ पहुँच गए। ऊपर से इतनी बकवास भी करने लगे। लिन कॉन्ग ने पहली बार पिता से इतनी बुरी डांट खाई थी। सब सुनकर वो सुन्न रह गया था। अब तो रोने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एक जैसे दिखने वाले लोगों की किस्मत एक जैसी नहीं होती, ये बात मत भूलना। लियो जैसा इंसान मिस शेंग के दिल के सबसे करीब है। अगर दोबारा ऐसी गलती करी तीसरी बेटी, कल तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बिजनेस दुनिया में कोई बात छिपी नहीं रहती। जब दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का मारता है। तियान चेंग ने गहरी सांस छोड़ी। लगता है कि लिन परिवार का बिजनेस अब बहुत बड़ा नुकसान झेलेगा। लिन यू अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि मामला कितना गंभीर है, और ये भी कि लिन परिवार राजधानी में दोबारा अपनी जगह बनाना चाहता था। अगर इस वजह से परिवार का पूरा कारोबार बर्बाद हो गया तो सिर्फ लिन कॉन्ग ही नहीं बल्कि वो खुद भी गुनहगार मानी जाएगी। तियान चेंग कुछ देर सोचता रहा। आज की बात घर वालों को मत बताना, खासकर ये कि याओ मिंग ग्रुप की सीईओ लिन सुआन से बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तुम्हारी माँ, दूसरी बहन और पांचवी बहन अभी तक लिन सुआन को भूली नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया और वो जाकर उन लोगों को नाराज कर बैठी तो वही पुराना हादसा फिर दोहराया जाएगा। ये कहते हुए लिन तियांग चंग खुद को भी थोड़ा मजाकिया महसूस करने लगा। लिन कॉन्ग अपने हाथ को पकड़ते हुए बोला, समझ गया पापा। दूसरी तरफ मैं खिड़की के पास बैठा था। मेरे बगल में शेंग निंग बैठी थी। कई अमीर घरानों की लड़कियां चाहकर भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ दूर से खड़े होकर मुझे देख रही थी कि मेरी ये बड़ी बहन किसी खतरनाक देवी जैसी लगती थी। उसके पास आने की हिम्मत ना तो पुरुषों में थी ना महिलाओं में। सब उससे बहुत डरते थे और कांपते रहते थे उससे। चैंग मिंग ने आलसी अंदाज में कहा, तो बताओ आज लिन परिवार को इतनी बुरी हालत में देखकर दिल को सुकून मिला? सुकून? मैंने सर उठाकर पूछा। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। लिन परिवार ने मेरे साथ जो किया उसके सामने ये सजा कुछ नहीं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने अपनी नकली मौत का नाटक किया, जानबूझकर हादसा करवाया ताकि उन्हें पछतावा हो। मजेदार बात यह है कि लिन चिंग चिंग सच में सोचती है कि मैं उसे बचाते हुए मरा। वो हर दिन मैसेज भेजकर पछता रही है। मेरी आवाज में ताना भरा था। असल खेल तो अब शुरू होगा। मैं उन्हें पछताते हुए देखना चाहता हूँ, टूटते हुए, ठीक वैसे ही जैसे मैं टूटा था। मुझे याद है वो एहसास, जैसे सड़क पर भटकते चूहे की तरह बेबस होना। दिल करता था उनसे पूछूं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उन्हें इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में काफी चालें चलती हैं। शेंग मिंग ने मेरे सर पर हाथ फेरा। नकली मौत तक का खेल खेल लिया। सच में तुम्हें देखकर तरस आता है शुआन। शेंग मिंग को ये सब कुछ थोड़ा सा हंसी वाला लगा। नकली मौत से लिन परिवार का पछतावा जगाना। कुछ लोग तो इंसानियत ही खो चुके हैं, जिनके पास जरा भी जमीर नहीं, उन्हें पछतावा कैसे होगा? उसे तो उल्टा मेरे लिए बुरा लग रहा था। खुद को चोट पहुंचाना फायदे का सौदा नहीं है। उन छोटी चींटियों को सीधा कुचल देना ज्यादा आसान होता। वैसे भी वो सब मरने लायक है। मैंने आंखें घुमा ली। और हाँ, आगे से सबके सामने मुझे शियाओ वाओ मत कहना, बहुत अजीब लगता है। शेंग मिंग ने भौहें उठाई। तो फिर क्या बुलाऊं? अगर सबके सामने शुआन बुलाओगे तो लोग पहचान लेंगे। शेंग मिंग थोड़ी रुकी। मैं वैसा कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था। तुमने लिन परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है। तुम भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें पहचाने, है ना? बात तो सही थी। मैं थोड़ा झेप गया, लेकिन शियाओ वाओ नहीं चलेगा। मैं तो अब अनाथालय वाला छोटा बच्चा नहीं हूँ। शेंग मिंग ने मेरी बात की परवाह नहीं की। आखिर मुंह उसका है, जो चाहे बुलाए। मेरे दिल में तुम हमेशा वही अनाथालय वाले 3 साल के बच्चे रहोगे जो बोल भी नहीं पाता था, जिसे हमेशा किसी का सहारा चाहिए था।
था, वरना लोग उसे सताते थे। मैंने चुपचाप नजरें झुका ली। शेंग मिंग ने तुरंत बात बदल दी। तुम्हारे स्कूल का मामला मैंने पहले ही संभाल लिया है। मैंने हल्का सिर उठाया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। क्या मैं अपनी सीट खुद किसी को दे दूं? एक ही गलती मैं दूसरी बार नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसकी उम्मीदें इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहता। लिन कॉन्ग को हमेशा मेरी चीजें छीनना पसंद था, तो अब उसे स्कूल के पहले दिन अपनी आंखों से देखना होगा कि वो चोर कितना बेकार है। कुछ लोग हाथ में शराब की ग्लास लेकर हमारी तरफ आए। शेंग मिंग ने बात रोक दी। उसकी आवाज तारीफ से भरी थी। लो, तुम्हारी चापलूसी करने वाले फिर आ गए। हमारे बड़े प्रेसिडेंट को तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लगता है किसी को अपनी जिंदगी बहुत लंबी लग रही है। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। लियू रुआन भीड़ के उस पार दूर से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वो जरूर सोच रही होगी मेरा चेहरा उसके अभी अभी मरे मंगेतर से इतना मिलता जुलता कैसे है। लेकिन मेरा घमंडी और दबंग रवैया उस कमजोर लिन सुआन से बिल्कुल अलग था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका दिमाग कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन उसके दिल ने उसे रुकने नहीं दिया। मैंने नजरें उठाई और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। लियो रुआन का गला सूख गया। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, हेलो मिस्टर लियो। मैंने बस हल्का सा सर झुका के मुस्कुरा दिया और धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और भी कहना चाहती है, लेकिन बगल में खड़ी शेंग लिंग की जानलेवा नजरें देखकर उसके पूरे शरीर में डर दौड़ गया। इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आगे भी हम साथ काम करेंगे। उम्मीद है कि आपके साथ सहयोग करने का मौका मिलेगा। आप इतने कम उम्र में ही इतने सफल हो चुके हैं, सच में काबिले तारीफ है। मैंने बस फॉर्मेलिटी में कह दिया, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो मेरे चेहरे को ऐसे देख रही थी मानो मेरे जरिए उस मर चुके लिन सुआन को याद कर रही हो। एक इंसान कुछ खोने के बाद ही उसकी कीमत समझता है। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल। आखिर आप लियू परिवार की दूसरी बेटी हैं, आगे भी काफी मिलना जुलना होगा। लेकिन उसके चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। अब जैसे ही उसने मेरा कॉन्टैक्ट लेकर मेरी प्रोफाइल देखी, तो उसमें विदेशों की आलीशान जिंदगी की तस्वीरें भरी थी। एक नजर में ही कोई भी साफ पता कर सकता था कि मैं एक बड़े घर का अमीर बेटा हूँ, यानी मैं सच में लिन सुआन नहीं था। अभी शाओरू अचानक भागते हुए आई और उसका हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर ले गई। क्या तुम पागल हो गई हो? शाओरू ने धीमी आवाज में गुस्से से कहा, वो लियो तुम्हारे पापा के बराबर हैसियत वाला आदमी है। तुम जैसी जूनियर वहाँ क्या कर रही थी? अब हमारे लियू परिवार के लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। शाओरू तो गुस्से से फटने ही वाली थी। मुझे पता है तुम लिन सुआन को भूल नहीं पा रही, लेकिन मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रही। जब लिन सुआन जिंदा था तब तुम हर दिन लिंकॉन्ग के पीछे घूमा करती थी। अब लिन सुआन मर गया है तो तुम्हें उसकी याद आने लगी। लियू रुआन धीरे से बुदबुदाई, माँ वो सच में सुआन जैसा दिखता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि सुआन अभी भी जिंदा हो। शाओरू ने गहरी सांस ली। ये सब उसने खुद अपने साथ किया है। जैसे ही बिजनेस मीटिंग खत्म हुई, लियो नाम पूरे शहर में फैल गया। एक ही रात में मैं इस हाई सोसाइटी का नया चर्चित अमीर आदमी बन गया। अगली सुबह जल्दी छिन लियन ने लिंग कॉन्ग के हाथ पर बंदी पट्टियां देखी और घबरा गई। कॉन्ग ये क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? लिन कॉन्ग कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन लिन तियानचेंग ने पहले ही जवाब दे दिया, कल रात गलती से गिर गया था। वहाँ की फर्श बहुत फिसलन भरी थी। लिन कॉन्ग चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। उससे एक शब्द नहीं निकला। और सबसे मजेदार बात ये थी कि लिन तियांगचेन अपने इस प्यारे बेटे को देख रहा था। पहले उसे लगता था कि उसमें हर चीज अच्छी है, लेकिन अब उसे हर बात में कमी नजर आने लगी। उधर लियो को देखो, सुना है उसके माँ बाप भी नहीं है। वो अपनी बहनों के साथ ही बड़ा हुआ, फिर भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ हंसते बोलते घूमता है। ऐसा बेटा हो तो सच में परिवार की ताकत बनती है। ये सोचते ही लिन तियांगचेंग के खाने का मन खत्म हो गया। उसने जोर से चॉपस्टिक रख दी। मेरा हो गया, मैं नहीं खा रहा। छिन लियन हैरान रह गई और लिन कॉन्ग शर्म से सर तक नहीं उठा पा रहा था। तभी लिन युन ने उसे दिलासा दिया, कॉन्ग इतना उदास मत हो, परसों से कॉलेज शुरू हो रहा है ना। तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ, मेरा ट्रांसफर उसी यूनिवर्सिटी में हो गया है। लिन कॉन्ग की आंखें चमक उठी। तो स्कूल में मैं हमेशा दीदी के साथ रहूंगा। वो खुशी से भर गया। उसके मन में चल रहा था कि एक पीएचडी प्रोफेसर बहन होने से कॉलेज में उसकी कितनी धाक जमेगी। लिन युन ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले चलूंगी। लेकिन लिन छिंग छिंग की नजरें ठंडी हो गई। वो चुपचाप लिन कॉन्ग के चेहरे की मुस्कान को घूरती रही। सुआन की मौत को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर अपने कॉलेज लाइफ के सपने देख रहे हो। तुम्हारी पहले वाली मासूमियत सच थी या वो सिर्फ दिखावा था? ये सुनते ही छिन लियन भड़क गई। पांचवी बेटी, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? इतनी जहरीली बातें करके कॉन्ग को चोट क्यों पहुंचा रही हो? लिन युन ने भी ठंडे चेहरे से कहा, पांचवी बहन तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। सुआन की मौत का कॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों उसकी खुशी छीनना चाहती हो? लिन छिंग छिंग ने गहरी नजर से लिन कॉन्ग को देखा। तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है। लिन कॉन्ग का दिल धक से रह गया। फिर उसने होठ काटते हुए मासूम बनकर कहा, पांचवी दीदी माफ कर दो। उस दिन ब्रिज पर जाने की जिद मेरी थी। अगर मैं नहीं होता तो सुआन के साथ कुछ नहीं होता। मैं हर रात बुरे सपने देखता हूँ। मैं सपनों में भी उससे माफी मांगता हूँ। काश मरने वाला मैं होता। वो रोने लगा और सच्चे दुख का नाटक करते हुए लिन छिंग छिंग से गलत ना समझने की विनती करने लगा। लिन युन अब और सहन नहीं कर पाई। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। बस करो पांचवी बहन, तुम्हें खुद सुआन के लिए पछतावा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती कॉन्ग पर डाल दो। लिन छिंग छिंग ने सर हिलाया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वो अब उन झूठे बहानों को और नहीं सुनना चाहती थी, ना ही इन लोगों को ऐसे नॉर्मल जिंदगी जीते देखना चाहती थी। वो अकेले घर के बाहर वाले कैफे में आ गई। भीड़ को देखते हुए उसने मोबाइल कसकर पकड़ रखा था। कल रात भी उसने सुआन को ढेर सारे मैसेज
मैसेज भेजे थे, लेकिन शायद अब वो उसकी माफी नहीं पढ़ पाएगा। हेलो, एक बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी। तभी एक ठंडी और शांत आवाज गूंजी। ये आवाज सुनते ही लिन चिंग पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसने झटके से सिर घुमाया और काउंटर की तरफ देखा। उसे एक बेहद जाना पहचाना चेहरा दिखा। उसकी कलाई पर एक घड़ी थी। वो इस घड़ी को पहचानती थी। वो इसे खरीद कर कॉन्ग को देना चाहती थी। उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। इसलिए जब उसने वो घड़ी मेरी कलाई पर देखी तो उसकी आंखों की उम्मीद तुरंत बुझ गई। हाँ, शुआन इतनी महंगी घड़ी कैसे पहन सकता था? लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा अच्छे से देखा, लिन चिंग की सांसें तेज हो गई। वो अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और तेजी से मेरी तरफ भागी। सुआन! लेकिन तभी एक काले कपड़ों वाला बॉडीगार्ड तुरंत उसके सामने आ गया। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तुम कौन हो? हमारे यंग मास्टर से दूर रहो। मैंने सामने खड़ी थकी और टूटी हुई लिन चिंग को देखा और मन ही मन हंसी आ गई। वो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी? ओ, याद आया, शायद वो लिंग कॉन्ग के एडमिशन के लिए आई होगी। भाई बहन का प्यार बड़ा ही गहरा है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सर, आप टेंशन मत लो, इसने बस गलत इंसान को पहचान लिया है। लेकिन आन गंभीर चेहरा बनाए मेरे आगे खड़ा रहा। यंग मास्टर, मालिक ने आदेश दिया है कि हर पल आपकी रक्षा करूं। मैंने बेबसी में कंधे उचकाए और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। लिन चिंग टूटी हुई हालत में मेरे पीछे आ गई। सुआन! उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। मुझे पता है, पहले मेरी गलती थी। बस तुम्हें जिंदा देखकर ही मुझे सुकून मिल गया। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सोफे से टिक गया और परेशानी भरा चेहरा बनाकर बोला, माफ कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। लिन चिंग की आंखें और लाल हो गई। उसकी भावनाएं पूरी तरह टूट गई। सुआन, मुझे सच में बहुत पछतावा है। इन दिनों मैं हर रोज खुद को कोस रही हूँ। तुम हमेशा इतने अच्छे थे। मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। उसकी बातें सुनकर मेरा मन चिढ़ गया। तभी वेटर कॉफी लेके आया। सर, आपकी कॉफी। मैंने सिर हिलाकर कॉफी ले ली। शुरू से आखिर तक मैंने उसे एक नजर तक देखना जरूरी नहीं समझा। मुझे यूं पूरी तरह नजरअंदाज करते देखकर लिन चिंग की आवाज कांपने लगी। सुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कम से कम मुझसे एक बात तो करो। मैंने कॉफी उठाई और एक घूंट लिया। उसकी कड़वाहट मेरी जीभ पर फैल गई। मेरी आंखों में इग्नोरेंस साफ दिखाई दे रही थी। मैडम, आपने गलत इंसान पहचाना है। मैं आपको जानता तक नहीं। तो फिर आपसे बात कैसे करूं? लिन चिंग की आंखें तुरंत बुझ गई। उसने सिर झुका लिया। नहीं, तुम जानबूझकर मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हारा मुझे ना पहचानना सही है। हम लिन परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। क्या बाहर तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है? शायद घर से कई ज्यादा खुश हो गए। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मेरे बॉडीगार्ड आन ने उसका बेरहमी से हाथ पकड़ लिया। तुम हमारे यंग मास्टर को परेशान कर रही हो। अगर नहीं रुकी तो मैं सख्ती करूंगा। जल्दी यहाँ से निकलो। अगले ही पल लिन चिंग को कैफे से बाहर घसीट दिया गया। वो अंदर आने की कोशिश करती रही, लेकिन आन उसे मजबूती से रोके रहा। वो मेरे एक कदम भी करीब नहीं आ सकी। आखिर में वो सिर्फ उस बड़ी कांच की खिड़की के बाहर खड़ी होकर फूट फूट कर रोती रही। खूबसूरत चेहरे पर साफ पछतावा दिख रहा था। उसके होठ बार बार सॉरी कह रहे थे। मैं हल्का सा, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। यंग मास्टर, घर चले? आन मेरे पास आकर धीरे से बोला। आज रात बाकी मालिक लोग भी राजधानी से आपको मिलने लौट रहे हैं। शायद हमें जल्दी वापस जाना होगा। कॉफी कप रखते हुए मेरा हाथ एक पल को रुक गया। बहनें वापस आने वाली थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। शायद अब वो मुझसे नाराज हो चुकी होगी। आन चुप था। वो भी शैडो ऑर्गेनाइजेशन से निकला था, इसीलिए वो जानता था कि ये मालिक लोग कितने खतरनाक हैं। जो लोग ऐसे माहौल में 10-20 साल बिताकर इतना नाम और ताकत कमा ले, क्या वो कोई नॉर्मल इंसान हो सकते हैं? मालिक लोग सबसे ज्यादा छोटे मालिक से प्यार करते हैं। वो आपसे नाराज नहीं होंगे। मैं कुछ नहीं बोला। गाँव में गोद लिए जाने से पहले मैं हमेशा अपने बहनों के साथ ही रहता था। बस उनकी पर्सनैलिटी बहुत डरावनी थी। सच कहूँ तो बेहद खतरनाक। मैंने आह भरी और मैं बाहर चला गया। धड़ाम से कार का दरवाजा बंद हुआ। मैं कार में बैठ गया। तभी लिन चिंग फिर से मेरी तरफ दौड़ी। आन ने तुरंत उसे रोक दिया। उसकी आंखें बेहद खतरनाक थी। अगर एक और कदम आगे बढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे मालिक की हैसियत बहुत ऊंची है। अपनी मौत खुद मत बुलाओ। लिन चिंग ने कार में बैठे मुझे देखा। मैं ठंडे और शाही अंदाज में बैठा था। वो रोते हुए चिल्लाई, सुआन, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें जो दर्द मिला उसकी भरपाई करूंगी। मैंने बैग से एक विजिटिंग कार्ड निकाला, धीरे से कार की खिड़की नीचे की और कार्ड बाहर बढ़ा दिया। ये उसे दे दो। आन ने कार्ड लिया और सीधे उसके पैरों के पास फेंक दिया और खुद फिर आगे वाली सीट पर बैठ गया। अगले ही पल ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। मेरी लग्जरी कार पल भर में गायब हो गई। लिन चिंग वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में मेरा विजिटिंग कार्ड था। याओमिंग ग्रुप सीईओ लियो। वो बड़बड़ाई, नहीं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिससे मिली थी वो सुआन था, यानी मैं। और ये भी नहीं मान पा रही थी कि वो अपने भाई को नहीं जानती। उसने तुरंत फोन निकाला और कांपते हाथों से लिन हे को कॉल किया, लेकिन जवाब में बस फोन बंद होने की आवाज आई। लिन चिंग के चेहरे पर दर्द और घुटन साफ दिख रही थी। उसने सावधानी से कार्ड जेब में रखा, जैसे यही आखिरी सुराग हो। उसी समय मंदिर में बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ रहे थे। वो लोग एक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस रस्म पर साफ लिखा था, लिन सुआन। हाँ, ये सब कुछ मेरी आत्मा की शांति के लिए हो रहा था। लिन हे सफेद कपड़ों में घुटनों के बल बैठी थी। वो बार बार सर झुका रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। प्रार्थना खत्म होने के बाद लिन हे उठकर बाहर चली गई। बाहर छिन लियन पेड़ के नीचे खड़ी थी। लिन हे को देखते ही वो दौड़ कर आई। क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों से घर से गायब हो। मुझे
लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया। कॉन्ग कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी जाने वाला है, तुम्हें घर पर रहकर अपने भाई का साथ देना चाहिए। सब लोग दुखी हैं, तुम सिर्फ खुद भाग रही हो, इससे क्या फायदा। लिन हे ने बोहे से कोड़ ली, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बस करो, तुमने स्वान के साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, यहीं रुको, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। शिनलियन को यकीन नहीं हुआ, लिन हे जो हमेशा बेफिक्र थी अब अंधविश्वास में यकीन करने लगी थी। दूसरी बहन, तुम्हें भी हद में रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि स्वान मर गया क्या तुम भी पागल हो गई हो। बस, लिन हे ने उसे बीच में रोक दिया, उसकी आंखें पूरी तरह दृढ़ थी। पिछले महीने मैं एक रेस हार गई थी, लोग मेरी जान लेना चाहते थे, तभी स्वान ने आकर मुझे बचाया, और इस बार ब्रिज पर भी उसने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। लिन हे सीधी खड़ी हो गई। सिर्फ रात और दिन में मंत्र पढ़ना क्या, अगर 3 साल भी पढ़ने पड़े तो मैं पढ़ूंगी। शिनलियन अविश्वास से उसे देख रही थी। तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, ठीक है, अकेले रहकर थोड़ा शांत हो जाओ। कम से कम तुम स्वान के लिए अच्छी थी, उसकी किस्मत ही खराब है, उसे सुख नहीं मिला। शिनलियन ने भी एक अगरबत्ती जलाई। लिन हे की थकी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। चाहे तुम यहाँ रहो लेकिन अपना ख्याल रखना। फिर उसने फोन चालू किया। उसने देखा कि लिन छिंग छिंग के कई मैसेजेस आए थे। वो पहले तो उन्हें नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन ध्यान से देखा तो हर मैसेज में एक ही बात थी, जल्दी वापस आओ, स्वान अभी जिंदा है। लिन हे का पूरा शरीर कांप उठा, वो सब कुछ भूल गई, कार की चाबी उठाई और तेजी से पहाड़ से नीचे भागी। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, स्वान जिंदा है। उधर मैं स्कूल के सारे काम खत्म करके वापस विला लौट आया, लेकिन घर में अभी भी शेंग लिंग दिखाई नहीं दी। तभी च्यूअर एक शाम का सूट लेकर ऊपर दौड़ती आई। छोटे मालिक, आप आ गए, अच्छा हुआ, आपके नए कपड़े तैयार हैं, जल्दी पहन कर देखिए। च्यूअर बहुत खुश लग रही थी। पहले मैं सिर्फ सफाई का काम करती थी, लेकिन अब पूरा समय आपकी सेवा करूंगी। फिर उसने धीरे से कहा और हंसने लगी, कम से कम अब मैडम की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। मैंने उसके हाथ में पकड़े सूट को देखा और बोहें उठाई। क्या मेरी बहन इतनी मुश्किल इंसान है? च्यूअर तुरंत घबरा गई। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन नीचे काम करने वाले सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। मैडम शेंग वो सच में बहुत डरावनी है, जैसे आधी फौज की कमांडर हो। उनका चेहरा हमेशा ठंडा रहता है, एक नजर देखो तो दिल कांप जाए। वो जल्दी से हाथ हिलाने लगी। मतलब ऐसा भी नहीं है, हम लोग गलती करने से डरते हैं। मैं हल्का मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं पूछा। बिस्तर पर फैला हुआ सूट हल्के नीले रंग का था, बहुत खूबसूरत और शाही। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये मेरी बहन ने खरीदवाया है? लेकिन च्यूअर ने सिर हिला दिया। ये डिजाइनर ने आपकी फोटो देखकर रात भर मेहनत करके बनाया, पूरी तरह आपकी नाप का है। आज रात आपको बहुत से मेहमानों से मिलना पड़ेगा, मालकिन ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल आप यही पहन ले, बाद में और भी अच्छे कपड़े बनवाए जाएंगे। च्यूअर चोरी चोरी मुस्कुराई। सच कहूँ तो मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपको हर चीज सबसे अच्छी देना चाहती हैं। मैं अभी सब कुछ समझ ही रहा था कि घर में अचानक बहुत सारे लोग आ गए, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर और कई बड़े लग्जरी ब्रांड के लोग, यहाँ तक कि इंटीरियर डिजाइनर भी पहुंच गए। वो सभी लोग मुझे किसी राजकुमार की तरह ट्रीट कर रहे थे। पूरी दोपहर मेरे आसपास घूमते रहे। मैं काफी देर तक सब संभालता रहा, लेकिन आखिरकार सर दर्द और थकान होने लगी। सब लोगों से मिलने के बाद मैंने देखा कि नौकर तेजी से घर सजाने में लग गए। तभी च्यूअर फिर मुझे कपड़े बदलने बुलाने आ गई। छोटे मालिक जल्दी आइए, तैयार हो जाइए, फैंग मैडम रास्ते में हैं। च्यूअर का चेहरा बदल गया, उसके हाथ तक कांपने लगे। मेरा दिल भी हल्का कांप उठा। फैंग चियांग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के क्रम में सबसे पहले शेंग लिंग थी और उसके बाद फैंग चियांग। फैंग चियांग को घोस्ट फेस भी कहा जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो डरावनी दिखती थी, वैसे वो ठीक अपने नाम का उल्टा थी, यानी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसमें पुरुषों जैसे ही कूलनेस थी, लेकिन वो औरतों जैसे सबका मन मोह लेती थी। उसका शरीर पतला और बीमार सा लगता था, लेकिन उसके अंदर की ठंडक लोगों को डराने के लिए काफी थी। मैंने हल्के से बोहें सिकोड़कर कहा, ठीक है मुझे पता है। फिर मैंने कपड़े बदले और शीशे के सामने बैठ गया। लोग मुझे तैयार करने लगे। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। च्यूअर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उसने गहरे हरे रंग का पारंपरिक लंबा चौगा पहना था। वो लंबी और दुबली थी, उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी, जिसके कारण वो बेहद नाजुक और बीमार लग रही थी। उसकी लंबी उठी हुई आंखें किनारों पर हल्की लालिमा लिए थी। वो खूबसूरत थी लेकिन बेहद खतरनाक भी। च्यूअर तुरंत सिर झुकाकर बोली, फैंग मैडम आप आ गई। वो 2 कदम पीछे हट गई और दीवार से टकराकर रुक गई। मैडम आज रात वापस नहीं आएगी। फैंग चियांग ने बस हल्का हाथ हिलाया, सब बाहर जाओ। कमरे के सारे लोग तुरंत बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो बचे थे। मैं कुर्सी पर बैठा था और शीशे में उसकी परछाई को घूर रहा था। मेरी पीठ तन गई। दूसरी बहन फैंग चियांग धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने अपने लंबे ठंडे हाथ मेरे कंधे पे रख दिए। मुझे याद है जब तुम जा रहे थे तब रोते हुए कह रहे थे कि तुम एक उजली जिंदगी चाहते हो। लगता है तुम्हारी वो साफ जिंदगी भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकी। मैंने नजरें झुका ली, दिल में कड़वाहट भर गई। हाँ दूसरी बहन आप सही थी। चेंग फियांग हल्का मुस्कुराई। मैं एक बार तुमसे मिलने गई थी, तुम्हारे स्कूल में, दूर से बस तुम्हें 2 बार देखा था। उसकी आवाज बहुत नरम थी।
लेकिन उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मैंने उसे हमेशा याद रखा। उसकी बात सुनकर मुझे अब गिल्ट हो रहा था। माफ करना दूसरी बहन, कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गए हो, है ना? फेंग शियांग ने धीरे मेरे बाल की एक लट पकड़ी। तुम्हारे बाल काफी लंबे हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे, अब सच में बड़े लगते हो। वो मेरी तरफ हल्के से झुकी, फिर अचानक उसने दोनों हाथ मेरे कंधे के नीचे सरकाए और पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पे रख दिया, जैसे कि कोई लवर ऐसा करता है। उसकी हरकत सीमित थी, लेकिन फिर भी मैं कांप रहा था। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, सुआन, क्या बहन तुम्हारा बदला लें? अगर मैं चाहूँ तो वो लोग आधी रात तक भी जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, मैं सब वैसा ही उन्हें लौटाऊंगी। तुम अपनी आंखों से उनकी बर्बादी देख सकते हो। मेरा पूरा शरीर तुरंत सख्त हो गया। मैं उसके तरीकों को अच्छी तरह जानता था। वो लोगों को बिना आवाज के बेहद दर्दनाक मौत दे देती थी। मैंने होठों को कसकर भींच लिया। दीदी, बड़ी बहन ने कहा था कि ये मामला मुझे खुद संभालने दो। अचानक उसकी आवाज बदल गई। मैं इस दुनिया में ऐसी किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहती जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। मुझे डर है कि तुम दुखी हो जाओगे। वो हल्के से मुस्कुराई। दीदी जो भी करती है तुम्हारे भले के लिए करती है, एक दिन तुम समझ जाओगे। मुझे लगा मेरे पीछे खड़ा इंसान बर्फ जैसा ठंडा हो। मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। दूसरी दीदी, ये सब छोड़िए, हम बहुत समय बाद मिले हैं। आपकी मेडिकल स्किल सब कैसी हैं? मुझे अपने फिलहाल के दिनों में बताइए। फेंग शियान की मुस्कान में जरा भी खतरा नहीं दिख रहा था अभी। उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही था, लेकिन वो आंखें किसी गहरे अंधे कुएं जैसी थी जिसमें मैं पूरी तरह डूब सकता था। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे ले गई। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, वो सब मर चुके हैं। मैं अचानक चौंक गया। कौन मर गया? फेंग शियांग आराम से चलती रही, जैसे कोई मामूली बात बता रही हो। वो लोग जिन्होंने तुम्हें दीदी से दूर जाने के लिए उकसाया था, वो सब मर गए। मेरे हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया, पीठ अकड़ गई। फेंग शियान ने भी मेरी हालत महसूस की, लेकिन बस मुझे सोफे पर बैठा दिया। च्यूअर, जाओ चाय लेके आओ। फेंग शियान ने चाय उठाई, पहले खुद एक घूंट पिया, ये पक्का करने के लिए कि उसमें जहर नहीं है। फिर दूसरा कप मुझे दिया। सुआन, तुम बहुत मासूम हो। लोग आसानी से तुम्हें धोखा दे सकते हैं। वो लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, वो सिर्फ तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। तुम ये जानते हो, है ना? बेशक मैं जानता था। शैडो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इतना सीधा नहीं था। जो लोग मुझे हटाना चाहते थे वो ताकत और ऊंचे दर्जे के लिए ऐसा कर रहे थे, बेहतर चीजों के लिए और मुझ जैसे अपोनेंट को हटाने के लिए। मैं कुछ कहने वाला था कि फेंग शियान ने गर्म चाय का कप मेरे हाथ में रख दिया। लड़कों को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हारी पेट की बीमारी फिर बढ़ रही है? बचपन में तुमने बहुत दिक्कतें झेली, तुम्हारा शरीर शुरू से कमजोर। मुझे आज भी याद है जब पहली बार तुम्हें पेट दर्द हुआ था, तुम पूरी रात दर्द से तड़पते रहे। तब मैंने सोचा था ऐसा क्या करूं कि तुम्हें दर्द ना हो। काश मैं तुम्हारी जगह दर्द सह सकती। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखों में पूरी गंभीरता थी। अब भी दर्द होता है? मैंने होठ भींचकर कहा, हाँ अभी भी होता है, लेकिन मैं सह लेता हूँ। फेंग शियांग की आंखों में दर्द भर आया। उसने मेरे गाल को छुआ। दीदी तुम्हें ठीक कर देगी, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। पास खड़ी च्यूअर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हालांकि फेंग मालिक सिर्फ पेट दर्द की बात कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई जानलेवा बीमारी हो। वो हंसने की हिम्मत तक नहीं कर सकी। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि छोटे मालिक जब किसी को मारते थे तो पहले से संकेत मिल जाते थे, लेकिन फेंग मालिक अलग थी। हो सकता है कि वो इस पल आप पर मुस्कुरा रही हो और अगले ही पल किसी की जान ले ले। बहुत डरावना था। मैंने देखा कि च्यूअर के हाथ हल्के कांप रहे थे। मैंने तुरंत कहा, च्यूअर जाके मेरा कमरा ठीक कर दो। मुझे बिखरा हुआ कमरा पसंद नहीं। च्यूअर को जैसे माफी मिल गई हो, वो तुरंत वहां से भाग गई। मैंने नॉर्मल दिखने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पास बैठी फेंग शियांग हल्के से हंसी। मेरा सुआन अभी भी इतना दयालु है। दीदी बेगुनाह लोगों को नहीं मारती, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो मेरी तरफ बेहद ईमानदार नजरों से देखने लगी। तुम पहले कहते थे कि मैं इंसानी जान की कद्र नहीं करती। दीदी अब बदल गई है। क्या तुम मेरा बदलाव देखोगे? मुझे पता है तुम्हें समय चाहिए। कोई बात नहीं, दीदी तुम्हें खुद साबित करके दिखाएगी। तभी फेंग शियांग का फोन बजा। वो मुस्कुराते हुए मेरे बाल सहलाने लगी। शुआन, मैं कुछ छोटे काम निपटा कर आती हूँ, दीदी जल्दी लौट आएगी। मैंने सिर हिला दिया, ठीक है। जब तक उसकी परछाई गायब नहीं होगी तब तक मैंने गहरी सांस नहीं ली। अब मैं दूसरी दीदी को और भी कम समझ पा रहा था। मैंने फोन निकाला और देखा कि पुराने साथी शेंग जी की मिस्ड कॉल थी। वो हाल में बार बार मुझसे संपर्क कर रहा था। शायद उसे पता चल गया था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में लौट आया हूँ। मैंने तुरंत उसे वापस कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर उसने उठाया। मैं रसोई में गया और सीधे मुद्दे पर आया। शाओ जी, क्या बात है? हमारे रिश्ते में फॉर्मल बातें तो जरूरी नहीं। फोन की दूसरी तरफ से शोंग जी की ठंडी हंसी सुनाई दी। पीछे बहुत शोर था। लिन शुआन, सुना है तुम वापस आ गए हो। जिंदगी अच्छी नहीं चल रही क्या? तुम्हें वापस आने में शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से हम कितनी बुरी हालत में पहुंचे, पता है? शोंग जी गुस्से में दांत पीस रहा था। अगर तुम्हारी वजह ना होती तो मैं अब तक प्रमोट हो चुका होता और दूसरी मैडम से भागता फिरने वाला कुत्ता नहीं बनता। मेरा दिल भारी हो गया। मुझे अभी अभी ये सब पता चला है। क्या मेरी दूसरी दीदी ने खुद तुम लोगों को निशाना बनाया? शोंग जी थोड़ी देर
देर चुप रहा, करीब 1 मिनट बाद बोला, तुम्हारे जाने के बाद शाओ ची और बाकी लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने लगे। कहते थे कि तुम किसी औरत के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर गए और तुमने पूरी 12 मैडम्स को बेवकूफ बना दिया। कुछ बातें तो इससे भी गंदी थी। कहते थे कि तुम किसी अमीर औरत के नौकर बन गए थे और फिर छोड़ दिए गए। शोंग जी आगे नहीं बोला, उसे भी थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उस समय वो लोग मुझसे जलते थे, उन्होंने गुस्से में ये सब कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं इसमें कम शामिल था, इसीलिए दूसरी मैडम ने मेरी जान छोड़ दी, लेकिन मेरी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर है। उन लोगों को मारने की असली वजह ये थी कि उन लोगों ने तुम्हारे छोड़े हुए नाम और पते को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फोन पर सोंग जी कमजोर आवाज में खांसने लगा। तुम्हें पता है उस दिन क्या नर्क था? दूसरी मैडम का गुस्सा सिर्फ याद करके ही मेरा शरीर कांपने लगता है, और ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी गलती है। मैंने फोन कसकर पकड़ा और शांत आवाज में कहा, अगर तुम लोगों ने बेवजह हरकतें ना की होती तो कुछ नहीं होता। सोंग जी मेरी बात पर हंसा, उसकी आवाज ताने से भर गई। हाँ, हम तुमसे जलते थे। वो 12 बहनें इतनी ताकतवर थी, फिर भी सब तुम्हारे आस पास ही घूमती थी। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग तुमसे जलते थे, बस कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इतना खुश मत हो, जिस दिन तुम्हें उनका प्यार नहीं मिलेगा तुम्हारा हाल भी यही होगा। सावधान रहना, कहीं यही प्यार तुम्हारे लिए जहर ना बन जाए। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही फोन अचानक कट हो गया। मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अजीब, अभी तो ठीक से बात कर रहा था, फिर अचानक फोन क्यों काट दिया? क्या बैटरी खत्म हो गई या फिर वो बात ही नहीं करना चाहता था? उसी समय एक पुल के नीचे सोंग जी सामने खड़े काले कपड़ों वाले लोगों को देखकर डर से कांप उठा। दूसरी मैडम ने कहा था कि मुझे नहीं मारेगी। काले कपड़े वाले आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम छोटे मालिक को कॉल करो? तुम्हारा फोन पहले से ही निगरानी में था, हम हर समय तुम पर नजर रखे थे। तुमने छोटे मालिक के साथ बदतमीजी की तो मरना तो तय है। 2 मिनट बाद पानी में कुछ गिरने की आवाज आई और वहाँ एक भी इंसान नहीं बचा। फेंग शियांग फोन पर आए मैसेज को देख रही थी। उसके होठ पर ठंडी मुस्कान उभर आई, लेकिन पीछे से कदमों की आहट सुनते ही उसने तुरंत अपना खतरनाक रूप छिपा लिया। वो मुड़ी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। डॉक्टर आ चुके हैं, जब तक मुझे तुम्हारी सेहत की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने बोहें चढ़ा ली। बाहर कई गाड़ियां विला में दाखिल हुई। एक एक करके डॉक्टर नीचे उतरे। वो बहुत सारे मॉडर्न टेक्निकल चीजें लेकर अंदर आ रहे थे। उन चौंकती सुइयों और ब्लड टेस्ट मशीनों को देखकर मेरी पीठ में ठंडा पसीना आ गया। दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फेंग शियांग ने मेरा हाथ पकड़े रखा। वो नरमी से बोली, मेरा स्वान अब बड़ा हो गया है, फिर भी इंजेक्शन से इतना डरता है? मैं इंजेक्शन से नहीं डर रहा था, बस ये सब बहुत अजीब लग रहा था। किसी के पूरी तरह नियंत्रण में होने का एहसास मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फेंग शियांग ने हल्के से मेरी पीठ थपथपाई। दीदी ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। डॉक्टरों ने मास्क पहने हुए थे, सब चुपचाप काम कर रहे थे, मानो इंसान नहीं AI हो। मैंने फेंग शियांग का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मैं बिल्कुल भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसने मेरी कलाई पकड़ रखी थी, उसकी आंखों में ठंडी चेतावनी चमक रही थी। स्वान, जिद मत करो। मेरा दिल कांप उठा। अगले ही पल उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी लाल हुई कलाई को सावधानी से पकड़े रखा। वो मेरी कलाई पर हल्के से फूंक मारने लगी। सॉरी स्वान, दीदी ने तुम्हें दर्द दिया है। डॉक्टर तो चुपचाप अपने तरीके से काम कर रहे थे, ब्लड टेस्ट, जांच, यहाँ तक कि फेंग शियांग ने खुद सफेद कोट पहना था, दस्ताने लगाए और उपकरण हाथ में लिया। उसने मेरी चिन पकड़ ली। वो नीचे देखते हुए बहुत नरमी से बोली, स्वान मुंह खोलो। मैंने होठ भींच लिए, लेकिन आखिरकार चुपचाप मुंह खोल दिया। एक ठंडी चिमटी मेरे मुंह के अंदर गई। दीदी की आंखें पूरी फोकस्ड और नरमी से भरी थी। उनका अंगूठा मेरे होठों के किनारे पे टिका हुआ था। इस तरह का करीबी स्पर्श मुझे बेचैन कर रहा था। मैं किसी के सामने ऐसे नहीं रहता था। मैं बहुत धीरे बीत रहा था। मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। मैंने शर्मिंदगी से अपनी पैंट कसकर पकड़ ली। तभी फेंग शियांग की ठंडी आवाज आई, दांतों की हालत ठीक है, लेकिन अकल दाढ़ निकल चुकी है। फेंग शियांग अचानक हंस पड़ी। सच में बड़ा हो गया मेरा स्वान। अच्छा बच्चा, एक एक्सरे करवा लेते हैं। अगली बार दीदी खुद तुम्हारा दांत निकालेगी। इस जांच पड़ताल के बाद रात हो चुकी थी। रात के 9 बज रहे थे। मैं भूख से बेहाल था, बस सोफे पर बैठा हुआ था और ठंडी नजरों से उन लोगों को देख रहा था। फेंग शियांग कुर्सी पर टिक कर बैठी थी और डॉक्टरों की रिपोर्ट सुन रही थी। उसके हाथ में मोटी रिपोर्ट्स का ढेर था। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होता जा रहा था, आंखों में भी राहत दिख रही थी। तभी शेंग मिंग वापस आई। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे पे जलन साफ दिखी। फेंग शियांग, तुम क्या कर रही हो? वो गुस्से में आगे बढ़ी और एक झटके में उसने हाथ से सारी रिपोर्ट उड़ा दी। अचानक पूरे कमरे में मेडिकल रिपोर्ट उड़ने लगी, लेकिन फेंग शियांग बस मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, अच्छा हुआ, हर डेटा में पहले ही याद कर चुकी हूँ। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा स्वान की सेहत को कोई नहीं समझता, खुद वो भी नहीं। शेंग मिंग गुस्से से कांप उठी। इस सब का क्या फायदा? फेंग शियांग हल्के से हंसी। वो खड़ी हुई और डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। 10 मिनट के अंदर विला में जांच का कोई निशान नहीं बचा। फिर उसने ऊपर से मुझे देखा। स्वान, तुम्हें भूख लगी है? सॉरी, काम में समय का ध्यान नहीं रहा। शेंग मिंग ने तुरंत नौकरों को खाना तैयार करने का आदेश दिया। ये सोचकर कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, उसने ठंडी हंसी के साथ फेंग शियान को घूरा। अब बहुत हो गया, जल्दी यहाँ से चले जाओ। फेंग शियान ने बेपरवाही से कहा, मैं जा सकती हूँ।
लेकिन मेरा छोटा भाई मेरे साथ जाएगा। सेंग मिंग ने तुरंत मना कर दिया। कभी नहीं। फेंग शियांग की आंखें ठंडी हो गई, उनमें खतरनाक अंधेरा भर गया। लग रहा था दोनों अभी लड़ पड़ेंगे। मैंने जल्दी से खांस कर माहौल बदलने की कोशिश की। बाकी दीदियां आज आने वाली थी ना, इतनी देर हो गई, शायद अब नहीं आएंगी। वो धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आज नहीं। शेंग मिंग ने अपनी महंगी घड़ी उतारकर टेबल पर फेंकी। उसकी आवाज थोड़ी नरम थी। सुआन, चलो खाना खाओ, तुम पहले से इतने कमजोर हो, तुम्हें भूखा नहीं रखना चाहिए। फेंग शियांग ने उसकी दुश्मनी की परवाह ही नहीं की। उसने हाथ धोए, सफेद कोट बदला और आराम से खाने की मेज पर बैठ गई। मैं अब ये माहौल और सह नहीं पा रहा था, इसलिए बहाना बनाकर बोला, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर मैं ऊपर चला गया। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ वो दोनों रह गए। शेंग मिंग की आंखें और भी ठंडी हो गई। फेंग शियांग, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ सुआन को परेशान करने आई हो? फेंग शियांग ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम जानती हो कि मैं सुआन से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। इस बात पर शेंग मिंग हंस पड़ी। उसने कहा, तो फिर इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? फेंग शियांग ने टेबल पर उंगली थपथपाई और धीरे से बोली, लियू रुआन ने उसे कभी छुआ तक नहीं। शेंग मिंग तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है। उसने ठंडे स्वर में पूछा, अगर छू लिया होता तो? फेंग शियांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत आसान। लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुन के सबको गूज़बम्स आ गए। मैं उसे कैद कर देती और टुकड़े टुकड़े करके काटती। उसने अपने सफेद और साफ हाथ उठाए। उसकी आंखों में पागलपन भरी दीवानगी थी। लेकिन इतना ही शायद काफी नहीं होगा। ये सुनते ही पास खड़ी च्यूअर डर के मारे कांपने लगी। उसके हाथ से कटोरे और चॉपस्टिक तक नहीं संभल रहे थे। बेचारी सिर्फ वहीं डर से घायल हो रही थी। वो तुरंत रसोई में भाग गई और पसीने से तरबतर हो गई। ली या ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? च्यूअर कांपते आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस मानसिक सदमा लगा है। वो दीवार से टिक गई। तुम जाकर खाना परोस दो। ली या ने तुरंत से लाया। मैं नहीं जा रही, बाहर दो खतरनाक राक्षस बैठे हैं। फिर उसने धीरे से कहा, क्यों ना छोटे मालिक के नीचे आने का इंतजार करे। च्यूअर ने तुरंत से लाया। सही कहा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। उसी समय मैं कपड़े बदलकर नीचे आ गया। मैं खाने की टेबल पर बैठा और महसूस किया कि माहौल अजीब है। दीदी, आप लोग भी भूखे होगे ना, जल्दी खाना शुरू करो। फेंग शियांग तुरंत ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेरे लिए सूप परोसा। सुआन, तुमने लिन परिवार में ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? तुम कितने कमजोर हो गए हो, तुम्हारा पेट भी खराब है। पेट की बीमारी छोटी भी हो सकती है और गंभीर भी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दीदी तुम्हारा अच्छा इलाज करेगी। शेंग मिंग तुरंत बोहे सिकोड़कर बोली, तो फिर तुमने उसे भूखा क्यों रखा? फेंग शियांग ने आराम से जवाब दिया, अब ऐसा नहीं होगा। तभी च्यूअर और लिया जल्दी जल्दी खाना परोसने आई। पूरी मेज भरने के बाद वो तुरंत भाग गई। कुछ ही देर में पूरी हवेली फिर शांत हो गई। कम से कम ऊपर से देखने पर तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सूप का एक घूंट लिया। दीदियां यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बातों पर धीरे धीरे चर्चा कर रही थी। वो बहुत सावधानी से बातें कर रही थी, इसलिए मैंने बीच में कुछ नहीं कहा। तभी मैंने मोबाइल देखा। किन लियन का एक मैसेज आया था, एक ग्रुप मैसेज। हमारे बेटे को एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस मिलने की खुशी में एक पार्टी रखी गई है। अब सभी को आमंत्रित किया जाता है। कल दोपहर 3 बजे वुहू होटल में आपका स्वागत होगा। मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। एडमिशन पार्टी? उन्होंने मेरी सीट छीन ली और फिर इतनी शान से जश्न मना रहे हैं। लगता है लिन परिवार अब भी खुद को बहुत बड़ा समझता है। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। फिर तुरंत याओमिंग ग्रुप के सीईओ की पहचान से खबर फैलवा दी कि कल मैं भी अपनी एडमिशन पार्टी दूंगा। फेंग शियांग की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। वो धीरे धीरे चम्मच से सूप हिलाते हुए बोली, अच्छा दी तुम्हारी पार्टी का इंतजार करेगी। सुआन, तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए? शेंग मिंग ने तुरंत सीरियस होकर कहा, ये पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। कोई भी मेरे इनविटेशन को ठुकराने की कोशिश नहीं करेगा। मैं उन्हें देखकर इमोशनल हो गया। वो कभी भी कारण नहीं पूछती थी, हमेशा मेरी सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहती थी। ये फीलिंग सच में बहुत अच्छी थी। मैंने तुरंत हाथ हिलाया। मैं सारी प्लानिंग कर चुका हूँ, आप लोग बस आ जाना। लेकिन आपकी पहचान खास है, अगर आप हर जगह जाएंगी तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा क्या? फेंग शियांग ने सीधे मेरे गालों को छुआ। दीदी को लोगों की परवाह नहीं। ये देखकर शेंग मिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक तोड़ दी। फेंग शियांग और शेंग मिंग दोनों शैडो ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य थी। मेरे मामले में वो हमेशा एक ही पक्ष में खड़ी रहती थी। कम से कम मेरे सामने तो वो शांति से रहती थी। लेकिन क्योंकि दोनों ही मुझे पाना चाहती थी, इसलिए अंदर ही अंदर तनाव जरूर। दूसरी तरफ लिन परिवार खुशी में डूबा हुआ था। लिन कॉन्ग मुस्कुराते हुए किन लियन को देख रहा था। माँ, लेकिन फिर हंसकर बोला, लेकिन आज का असली हीरो तो मैं हूँ। किन लियन मुस्कुराई। देखो कितने लोग तुम्हें बधाई दे रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तुम बहुत सफल होगे। ये सुनकर तो लिन कॉन्ग खुशी से फूल गया। घर का माहौल इतने दिनों से खराब था, उसे भी काफी समय बाद खुशी महसूस हुई थी। माँ, आप ही सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। अगली सुबह मैं ठीक 8 बजे उठा, कपड़े बदले, तैयार हुआ और बाथरूम से बाहर आया। तभी मैंने देखा कि फेंग शियांग कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथों में नए स्टूडेंट्स की एक मोटी गाइड बुक थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, सुआन ने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है। मुझे यकीन है तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत शानदार होगी। मेरा दिल हल्का सा हिल गया। हाँ, पिछली बार मैं अपनी कॉलेज लाइफ खो चुका था, लेकिन इस बार 4 साल जरूर अच्छे से जीऊंगा। मेरी खुशी देखकर फेंग शियांग भी मुस्कुरा दी। तभी च्यूअर दवाई का कटोरा लेकर अंदर आई। कटोरे में काले रंग का कड़वा हर्बल काढ़ा था। मुझे ये सच में बहुत कड़वा लग रहा था पीने में। आखिर ये कैसी दवाई है? फेंग शियांग ने कटोरा लिया और चम्मच से उसे हिलाया। तुम्हारा पेट कमजोर है और शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है। हर्बल दवाई तुम्हारे लिए अच्छी होगी। इतना कहकर उसने खुद से पहले एक घूंट पी ली। यह देखकर मेरा दिल अचानक कांप उठा। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि दीदी की पुरानी आदत अभी तक नहीं बदली। जो भी चीज मुझे देती थी पहले खुद चखती थी। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दीदी, फेंग शियांग एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, आदत बन गई है, सावधानी जरूरी है। उन्हें आज भी याद था जब मैं 10 साल का था, उनके एक दुश्मन ने मुझे जहर दिया था। उस हादसे से मेरा शरीर बुरी तरह कमजोर हो गया था और ये सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ था। उनकी आवाज दुख से भर गई। सुआन, तुम्हें हत्यारा बनने की जरूरत नहीं है। दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। मैं बेबस होकर उनके कंधे से लग गया। दीदी, आप फिर पुरानी बातें क्यों याद कर रही हैं? और मैं तो कब का ठीक हो चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पास खड़ी च्यूअर हमें देख रही थी। शैडो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी बातें गुप्त थी, लेकिन ये दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर वो ट्रे लेकर नीचे चली गई। ली या ने उसे मुस्कुराते देखा और पूछा, तुम तो पहले उसकी सेवा करने से डरती थी, अब इतनी खुश क्यों हो? च्यूअर हंस पड़ी। शैडो ऑर्गेनाइजेशन की 12 बहनें कमाल की है और उनका छोटे मालिक से कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। पता नहीं छोटे मालिक आखिर किससे शादी करेंगे। ली या ने बेबस होकर सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। च्यूअर ने जीभ बाहर निकाली। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारी बहुत सफल हो जाए। ऊपर कमरे में फेंग शियांग आराम से मुझे दवाई पिला रही थी, लेकिन दवाई इतनी कड़वी थी कि मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। सांसों तक में दवाई की गंध आने लगी। तभी उन्होंने एक टॉफी निकाल कर मेरे मुंह में डाल दी। उनका अंगूठा मेरे होठों पर लगी दवाई भी साफ कर रहा था। मिठास तुरंत फैल गई और कड़वाहट कम हो गई। मैंने पूछा, ये कौन सी टॉफी है? बहुत अच्छी है। वो मुस्कुराई। सर्दियों वाली हार्ड कैंडी, तुम्हें बचपन में बहुत पसंद थी, भूल गए? मैंने सिर हिलाया। सच में याद नहीं। बचपन में जिंदा रहना ही मुश्किल था, टॉफी कहाँ से खाता। उन्होंने प्यार से मेरे गाल को छुआ। अब से जब भी खाना चाहो रोज खा सकते हो। मैंने उनका ठंडा हाथ पकड़ लिया। दूसरी दीदी, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं? उन्होंने बस हल्के से कहा, मैं जन्म से ही ऐसी हूँ। दूसरी तरफ लिन कॉन्ग शीशे के सामने घूम रहा था। उसमें महंगा हल्का बैंगनी सूट पहना था और हाथ में महंगी घड़ी थी। वो गर्व से बोला, माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? किन लियन खुशी से बोली, बहुत अच्छा। आज अपनी दूसरी बहन की दी हुई कार लेकर जाना, ताकि तुम्हारे वो क्लासमेट जो अभी फीस कमाने के लिए काम कर रहे हैं देख ले कि अमीर और गरीब में कितना फर्क होता है। लिन कॉन्ग और भी उत्साहित हो गया। हाँ, वे अभी फीस की चिंता कर रहे हैं और मैं लाखों की कार चला रहा हूँ। लेकिन दरवाजे पे खड़ी लिन हे बिल्कुल शांत थी, जैसे कि ये सब उससे कोई मतलब ही न रखता हो। लिन कॉन्ग ने प्यार से उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करी। दूसरी दीदी, आप हमेशा उदास मत रहा करो, मैं आपको खुश कर दूंगा। लेकिन लिन हे तुरंत पीछे हट गई। जरूरत नहीं। जब उसने लिन कॉन्ग का उदास चेहरा देखा तो उसे पछतावा हुआ। लिन कॉन्ग की मुस्कान जम गई, उसकी आंखें लाल हो गई। दूसरी दीदी, आप मेरे साथ इतना रूड क्यों हो? परसों मैं स्कूल चला जाऊंगा। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहती तो भी बस 2 दिन ही बचे हैं। लिन हे मन ही मन दबाव महसूस कर रही थी। वो सिर्फ इतना कह सकी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस मेरा मूड खराब है। लिन कॉन्ग अब उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीदी, मैं समझता हूँ। वो नीचे चला गया। किन लियन ने तुरंत लिन हे को डांटा। देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें कितना समझता है और तुम उसे दुखी कर रही हो। लिन हे ने मुट्ठी कस ली। माफ कीजिए, मैं अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करूंगी। लिन युन ने भी कहा, तुम्हें अपना मूड ठीक करना चाहिए, हर समय कॉन्ग पर गुस्सा मत निकालो। सुआन को भूल जाओ, वो अब मर चुका है। क्या हम उसके लिए 3 साल तक शोक मनाते रहे? क्या हम खुश भी नहीं हो सकते? लिन हे चुप हो गई। उसे बस लिन चिंग चिंग की बातें याद थी। सुआन अभी जिंदा है, एक दिन तुम उसे जरूर मिलोगी। फिर लिन परिवार एक 5 स्टार होटल पहुंचा। दरवाजे पर स्वागत करने के लिए कुछ सुंदर लड़कियां खड़ी थी। मैडम लिन, नमस्कार, आपका होटल तैयार है, कृपया अंदर आइए। किन लियन ने गर्व से पूछा, हमारे मेहमान आ गए? रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हिचकिचाई, शायद अभी ज्यादा लोग नहीं आए हैं, शायद रास्ते में हो। ये सुनकर किन लियन का दिल बैठ गया। जब वे तीसरी मंजिल के बैंकेट हॉल में पहुंची तो सब हैरान रह गए। सो गाइस, आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर तुम्हें इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और इस वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना। मैं तुम्हें मिलता हूँ जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए तुम चैनल पे अपलोडेड दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, वो भी बहुत कमाल की हैं।